Hello everyone. To- So today we are going to start thermodynamics lecture 7. आज हम लोग बात करेंगे वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस. आज आप विटनेस करने वाले हो डिफरेंट प्रोसेसेस और उसमें क्या वर्क है, उसमें वर्क कैसे निकलेगा. आज इस बारे में डिस्कस करेंगे अपन. आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो पूरे पेशेंस के साथ समझिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके किसी भी पेपर से, किसी भी पेपर के को अगर आप कंसर्न लो, तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो भी दिया जा रहा है सारी चीज़ें आप परसीव करिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर. तो सबसे पहले इसको ऊपर किया जाए. तो कल मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आपसे. कल कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. मैंने बताया था आपको कि जो वर्क डन होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. ये हमने बताया आपको. अब इसमें मैंने आपका लिखवाया क्या था कि इसका जो एजम्पशन है, इस इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ क्राइटेरिया है. क्या एजम्पशन है इसके लिखने के लिए? इसके एजम्पशन लिखने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी है, वो आपको याद रखना पड़ेगा. मतलब ये चीज तीनों केस जो है फुलफिल होने चाहिए, दोनों केस. पहला, कि जो प्रोसेस हो वो रिवर्सिबल होना चाहिए. रिवर्सिबल. सबसे पहला क्या है कि जो प्रोसेस हो वो क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल. दूसरा ये कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है एक्चुअली, ठीक है. रिवर्सिबल हो या फिर आप इसी को क्वासी स्टैटिक कह सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है इरिवर्सिबल मींस फ्रिक्शनलेस जो प्रोसेस होते हैं वो सारे क्वासी स्टैटिक होते हैं. फ्रिक्शनलेस स्लो प्रोसेस. तो क्वासी स्टैटिक, ये मैंने पहले आपको पहले बता दिया है ये सारी चीजें, तो ये मैं फिर से थोड़ी ना बताने जा रहा हूँ. रिवर्सिबल ही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट स्लो. और एक कंडीशन और है कि क्लोज्ड सिस्टम. इसको लिखने के लिए आपको सिस्टम जो होना चाहिए ना आपका, वो क्लोज्ड होना चाहिए. एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात पे, वो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए. मैं बता रहा हूँ आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा आज का जो लेक्चर है ना आपका लंबा खींचेगा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए. एक सेकंड में ये देख लूँ कि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. नहीं तो पता चला कि, हाँ ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर लंबा है ना, और फिर इसको रिपीट करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी. तो एक तो ये हो गया. अब मैंने कल एक चीज लिखवाया था, नॉन फ्लो वर्क. इसके नीचे मैंने लिख दिया था आपके, अगर आप प्रीवियस लेक्चर चेक करोगे ना, उसमें लिखा है क्लोज सिस्टम के नीचे नॉन फ्लो वर्क. तो क्लोज्ड सिस्टम का मतलब ही होता है मेरे भाई नॉन फ्लो. क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा ना. देखो, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब होता है जहां एनर्जी हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और मास ट्रांसफर को ही तो फ्लो बोलते हैं. मास का ट्रांसफर होना, अगर लिक्विड की एंट्री हो रही है, फ्लूइड की अगर एंट्री हो रही है सिस्टम में और निकल भी रहा है, तो फ्लूइड की एंट्री और एग्जिट, ये क्या बताना चाह रहा है? ये तो फ्लो ही हुआ ना, फ्लो ही तो हो रहा है फ्लूइड का. फ्लूइड बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सिस्टम में आ रहा है फिर जा रहा है. तो ये फ्लो ही तो हुआ किसका? मास का. तो नॉन फ्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मास ट्रांसफर होता नहीं है क्लोज सिस्टम में, इसलिए इसको हम लोग नॉन फ्लो बोलते हैं. और मैंने नॉन फ्लो के आगे वर्क भी लिख दिया, तो आप लोग शायद हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो. तो देखो, क्लोज सिस्टम को ही नॉन फ्लो बोलते हैं, और इसीलिए इस वर्क को जब आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉन फ्लो वर्क क्या है, तो आप बोलोगे यही नॉन फ्लो वर्क है. नॉन फ्लो वर्क यही है. क्योंकि क्योंकि आप आने वाले टाइम पे यू आर गोइंग टू सी कि वर्क डन, हम लोग फ्लो वर्क के लिए माइनस वीडीपी भी देखते हैं. ये आप देखोगे आने वाले टाइम पे. अभी नहीं, अभी तो अपन फ्लो वर्क में थोड़ी ना चाह रहे हैं. अभी तो ये फ्लो वर्क के लिए होता है, ये जो वर्क होता है ना, ये फ्लो वर्क है. ये क्या है? फ्लो वर्क.
और ये नॉन फ्लो है, मतलब ये मास वाला है, यहाँ मास ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब इसमें जो है सिस्टम में फ्लूइड की एंट्री भी हो रही होगी, फ्लूइड एग्जिट भी कर रहा होगा, ये आप देखोगे इसमें। मैं ये दिखा दूंगा आपको आने वाले टाइम पे। जहां फ्लूइड फ्लो होता है तो वहां पे वर्क डन माइनस वीडीपी लेते हैं। और जहां ओ स्पेशली ये ओपन सिस्टम के लिए, जैसे ये क्लोज सिस्टम है ना भाई, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है ना, क्लोज सिस्टम में थोड़ी ना होता है, इसलिए इसको नॉन फ्लो बोलते हैं। और जहां मास ट्रांसफर होता है उसी को फ्लो वर्क बोलेंगे। वहां पे जब वर्क वर्क निकालेंगे वहां फ्लो वर्क, क्योंकि मास ट्रांसफर हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सिस्टम में आ रहा है फिर जा रहा है, तो इसलिए उसको फ्लो वर्क बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन फ्लो वर्क। तो ये चीजें, एक बात आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में सीधा सीधा पूछ लेगा नॉन फ्लो वर्क, क्योंकि आप लोग का जनरल इंजीनियरिंग है ना, तो इसमें आपको सीधा पूछ लेगा नॉन फ्लो वर्क बताइए या फिर फ्लो वर्क बताइए। और यही अलग अलग टाइप का, देखिए आपको 4 एक्सप्रेशन दे सकता है, देखिए क्या क्या दे सकता है, देखो आपसे क्या बोलेगा, आपसे देखिए क्या बोलेगा पता है, देखो आपसे बोल देगा कि आप बताओ फ्लो वर्क, रुक जाओ इसको आप कर लो ऊपर, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन, चलिए मैं ही लिख देता हूँ, चलो यार क्वेश्चन एक लिख ही देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए नॉन फ्लो वर्क एक्सप्रेशन। नॉन फ्लो वर्क, ठीक है, नॉन फ्लो वर्क। और ये सब पूछा क्या है एसएससी जेई में, और एक बार नहीं 10 बार। आज देखिएगा इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं, एक एक लाइन पूछा गया है, जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें पूछी हैं किसी ना किसी एग्जाम में आपके, स्पेशली जेई में, जेई और एई हर जगह। इसमें फिर आज का न्यूमेरिक, आज अगर जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन फ्लो वर्क, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो पहला आपको दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, दूसरा आपको ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी, तीसरा आपको दे देगा पीडीवी, चौथा आपको दे देगा माइनस वीडीपी। समझ में आया। और नॉन फ्लो क्या है मेरे भाई, नॉन फ्लो क्या है, ये है नॉन फ्लो वर्क, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, क्योंकि प्रेशर चेंज भी हो सकता है ना, प्रेशर हो सकता है कांस्टेंट हो, तो वो प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। आज आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस भी आप विटनेस करने वाले हो, आप देखने वाले हो, और उन सारे प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम में कैसा होता है ये भी देख लोगे, और ये भी देख लोगे कि उसमें वर्क कैसे निकालते हैं। और फिर बाद में, इसके बाद मैं हीट ट्रांसफर बताऊंगा, तो हीट ट्रांसफर भी कैसे कैसे हर प्रोसेस में निकलता है, उसका क्या एक्सप्रेशन है और उसमें क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। अब आपके सारे लेक्चर जो है लंबे लंबे चलेंगे, ठीक है, और ताकि आपका जल्दी कोर्स खत्म हो, क्योंकि क्या है कभी कभी रेगुलर नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए चीज़ें जल्दी खत्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अब तो मैं पूरा खत्म करने की मूड में आ चुका हूँ। तो ये हो गया आपका नॉन फ्लो वर्क इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये तो पुराने लेक्चर का ही है, तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, क्योंकि मैंने वहाँ क्या है ना, पिछले लेक्चर में देख रहा था, तो मुझे बाद में समझ में आया कहीं आप कंफ्यूज, क्योंकि यहीं पे मैंने नॉन फ्लो वर्क लिख दिया था, तो कहीं तुम लोग को ये ना लग गया हो कि यार क्लोज सिस्टम ही नॉन फ्लो वर्क, नहीं, नॉन फ्लो तो ये सिस्टम है, लेकिन वर्क जो होगा ये होगा नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क, इसको आप लिखोगे, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आपका जो, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल आप नहीं करा रहे, अरे भैया जनरल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा रहे हैं ना, ये जनरल इंजीनियरिंग है, इसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल तो मैं करवा दूं इतना भयानक भयानक कि आप हिल जाओ पूरा। पी के नाग के इतने बढ़िया क्वेश्चन है, इतने बढ़िया, पी के नाग सेंजल, इतने सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। न्यूमेरिकल के बिना तो सब्जेक्ट में मजा नहीं आता। लेकिन ये है कि अब आप लोग जेई और एई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी गेट के सारे क्वेश्चन, सारे हम लोग एक शायद हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूं, क्या कहता हूं, क्वेश्चन सीरीज, वो हो सकता है करवाऊं मैं, आप लोग के लिए तो करवाऊंगा ही, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग के हिसाब से, तो जनरल इंजीनियरिंग में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछ दिए गए हैं ना, तो इसलिए थ्योरी पूरी पढ़ानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपसे बनना चाहिए, सीधी सी बात है, वो ऐसे नहीं मतलब बहाना नहीं होना चाहिए कि यार नहीं बना, नहीं बना, ऐसा नहीं। आप ना पढ़ो तो बात अलग है, लेकिन मेरी तरफ से पूरा दिया जा रहा है आपको, और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे बनना ही है। और मैकेनिकल का 60% आना है जनरल इंजीनियरिंग में, देखे भी होगे सिलेबस,
और ये इस पार्ट से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो हो सकता है मैं रेफ्रिजरेशन भी पढ़ा हूँ, हो सकता है कि मैं पावर प्लांट भी पढ़ा हूँ, ये तो वक्त बताएगा क्या है, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको आना ही आना चाहिए। ना बने ऐसा हो नहीं सकता। क्वेश्चन आपको 2 कौड़ी के लगेंगे। आप बस इस पूरे आप मुश्किल से मुझे लगता है 5 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई के बाद आप क्वेश्चन इस टॉपिक के उठा लेना, और न 2 कौड़ी के लगे तो आप बताना पढ़ के। ये नहीं कि आप ऐसे पहुंच गए, पढ़ना भी पड़ेगा मेरे भाई। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स, आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये देखो यार, क्या होता है ना, देखो मैंने एक स्टेटमेंट आपको लिखवाया था, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज, मैं आपको इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट दूंगा, आप लोग का क्या है कि इसे संवाद नहीं हो पा रहा है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन लगा भी रहे होगे आप टॉपिक में, है ना, कहीं से किताबों से, या फिर आपके बिहार पीएससी का जो एई का पेपर कराता है उसमें जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो क्योंकि वो पूरा वही है, जनरल इंजीनियरिंग है। और कोई चीज़ ना बन रही हो तो आप मुझसे मुझे मैसेज करो। और देखो 30-40% जो मैं देखा हूँ ना, वो ऐसे रहते हैं ना कि जो आपको रटना ही है, वो मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। अब एयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? लॉजिक नहीं है। वो आपको याद ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना ऐसे। तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं, तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि देखो कितना मतलब कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे मान लो ये स्टेट 1 है और ये आपका स्टेट 2 है, ठीक है, स्टेट 1 और स्टेट 2। अब देखो ये है आपका P और ये है आपका V, और ये आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है। अब एक बात सोचो, 1 से जब आप 2 जा रहे हो, ये पाथ A है और ये पाथ B है। 1 से जब आप 2 की तरफ जा रहे हो तो पाथ B अगर आप फॉलो करो, 2 पाथ हैं आपके पास, एक पाथ A है और एक पाथ B है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्क पाथ फंक्शन कैसे होता है, देख लो। अब हम ये समझ चुके हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व अंडर PV डायग्राम when it is projected on volume axis, then it is basically a work done। पीवी डायग्राम पे अगर कोई भी एरिया आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी कर्व बना है उसको वॉल्यूम एक्सिस पे अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो वर्क निकाल देगा ना। तो देखो 1 से 2 हम जा रहे हैं तो प्रोसेस हम बी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें वर्क क्या होगा 1 से बी का, ये वाला एरिया, ये बी के लिए। लेकिन जब आप प्रोसेस ए को फॉलो कर रहे हो और जा 2 में ही रहे हो, आपका डेस्टिनेशन वही है, डेस्टिनेशन आपका बदल थोड़ी ना गया, डेस्टिनेशन तो वही है, लेकिन आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो वर्क चेंज हो गया ना। मतलब जो आपका वर्क डन है 1 से 2, 1 से 2 जो है आपका वर्क डन है, वर्क 1 से 2 जो वर्क डन है, जब आप ए को फॉलो कर रहे हो 1 2, जब आपने ए को फॉलो किया, इसको ऐसे लिखो आप, छोड़ो, जब आपने ए को फॉलो किया तो आपका कुछ वर्क है, और जब आपने बी को फॉलो किया तो भी आपका कुछ वर्क है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। आप 1 से 2 की ओर जा रहे हो, लेकिन आपने पाथ अलग अलग फॉलो किया तो वर्क भी बदल गया, मतलब वर्क जो है पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, और वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो अब ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि वर्क जो है आपका, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। अब पिछले लेक्चर में आपको ऐसे डायरेक्ट में लिख दिया था, ठीक है, तो मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं ताकि क्या है, चीजें याद रहें आपको, ऐसी चीजें आपको याद रहेंगी, नहीं तो आप याद नहीं रख पाओगे। वर्क कीजिए पाथ फंक्शन, क्योंकि जब 1 से 2 की ओर जा रहे हो तो एक 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 रास्ता तो ये है ए, और दूसरा रास्ता है बी। आपने अगर बी को चुना तो आपका ये रेड वाला वर्क है, लेकिन जब आपने ए को भी एक रास्ते से जा रहे हो तब आपका रेड वाला तो है ही, प्लस इसमें व्हाइट वाला रीजन भी आ गया, तो आपका वर्क ज्यादा हो गया ना। अगर आप ए पाथ में जा रहे हो तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, और आप अगर पाथ बी को चूज कर रहे हो 2 में जाने के लिए, तो आपको कम वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क जो है आपका पाथ फंक्शन है, वर्क कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, देखो मेरे भाई,
आप 1 से 2 में अगर आपसे पूछे प्रेशर का चेंज कितना हुआ तो आप क्या लिखोगे? अगर आपसे डीपी पूछा जाए क्या है तो आप बोलोगे P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही लेते हैं अपन, डिफरेंस तो ऐसे ही लेते हैं ना, चेंज तो ऐसे ही लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। 1 से 2 प्रोसेस हुआ और आपसे पूछा जाए चेंज इन प्रेशर कितना है तो आप बोलोगे P2 माइनस P1। अब आपसे अगर पूछा जाए चेंज इन वॉल्यूम कितना है तो आप बोलोगे V2 माइनस V1, बोलोगे ना, V2 माइनस V1। क्योंकि ये मेरे भाई ये पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख रहे हो। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट पे डिपेंडेंट है। ये स्टेट 1 पे डिपेंडेंट है, स्टेट 2 में। आप स्टेट 1 में बता सकते हो इस पॉइंट पे, स्टेट 1 इस पॉइंट पे आप बता सकते हो कि प्रेशर कितना है। लेकिन आपसे पूछा जाए स्टेट 1 में आप वर्क बताओ, वर्क कैसे बताओगे भाई? वर्क बता सकते हो क्या? कोई एरिया है? प्रोजेक्ट करो एरिया, क्या एरिया बना? जीरो एरिया हुआ, प्रोजेक्ट नहीं होगा। सिर्फ पॉइंट 1 को देखो तो आप पॉइंट 1 से 2 को देख रहे हो। जब आपको पाथ दिख रहा है, पाथ दिख रहा है, जब जब पाथ दिख रहा है 1 से 2 में आपको पाथ दिख रहा है, फिर उसके नीचे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तब आपको वर्क मिल रहा है, क्योंकि वर्क होता है पीडीवी। समझ में आया? तो वर्क आप क्या डी डब्ल्यू आप लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते यार, कैसे लिख दोगे वर्क? क्योंकि पाथ फंक्शन है। वर्क आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, देखो, डेल डब्ल्यू स्मॉल वर्क, आप ऐसे लिखोगे। और जब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तब आप लिखोगे वर्क। इसी को जब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे या फिर नेट निकाल दोगे तो फिर भाई आप डब्ल्यू लिख दोगे, क्योंकि ये जो वर्क है ना मेरे भाई, ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक पॉइंट हम ये लिखेंगे कि वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट अ प्रॉपर्टी। ये ट्रांसफर होता है, आप वर्क ट्रांसफर बोलोगे, आप एनर्जी का ट्रांसफर बोलोगे, हीट का आप ट्रांसफर बोलोगे। आप प्रेशर का ट्रांसफर थोड़ी ना बोल सकते हो यार। तुम प्रेशर का ट्रांसफर बोल सकते हो क्या? वॉल्यूम का ट्रांसफर बोल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, वो कंडीशन है सिस्टम की। अगर किसी कंटेनर में या किसी भी पिस्टन सिलेंडर में अगर कोई गैस रखी हुई है तो उसका कुछ कंडीशन होगा ना, कि वो इतने प्रेशर में है, इतने वॉल्यूम में है। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि उसका वर्क इतना है। क्या वर्क? वो जब वर्क कुछ करेगा, अगर वो पिस्टन सिलेंडर अगर मान लो अरेंजमेंट है और उसमें गैस रखा हुआ है और गैस को आपने हीट कर दिया और उसने सिलेंडर में जो गैस रखी हुई है ना, उस गैस ने उस क्या क्या अपने इंटरनल एनर्जी के दम पे या फिर एक्स्ट्रा हीट जो उसको सप्लाई किया गया है उसके दम पर अगर वो पिस्टन को ऊपर उठा दे, तब उसने वर्क कर दिया, तो आपने क्या बोलोगे? वर्क ट्रांसफर आप बोलोगे। जैसे उसको, या फिर सिस्टम में जो गैस है उसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो, आप उसको गर्म कर रहे हो, तब आप बोलोगे वो हीट ट्रांसफर। प्रेशर वॉल्यूम ट्रांसफर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंट ही नहीं हो। तो एक इनिशियल कंडीशन है या फाइनल कंडीशन। तो प्रेशर डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। प्रोसेस हो जाए, प्रेशर डिफरेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि पाथ पे किसी भी पाथ से आप पहुंचो, आप 2 बार से 7 बार तक पहुंच रहे हो किसी भी पाथ से, प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट है। आप लास्ट और पहला देखोगे, उसका डिफरेंस निकालोगे, वही प्रेशर होगा। वर्क डन में आप ऐसा नहीं कर सकते। वर्क डन में डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से गए हो, क्योंकि आप वर्क में ऐसा लिख ही नहीं सकते ना, W2 माइनस W1 आप लिख ही नहीं सकते। वो तो पाथ फंक्शन है, तो आप पाथ बताना जरूरी है, ए या बी। ए बी का कोई लेना देना नहीं है प्रेशर वॉल्यूम से, वो पॉइंट फंक्शन था। तो वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है ये। प्रॉपर्टी होता तो इसका बिहेवियर प्रेशर और वॉल्यूम जैसा होता, लेकिन इसका बिहेवियर अलग टाइप का है। पाथ फंक्शन है ये हो गया वर्क। और वर्क बाउंड्री फिनोमिना तो होता ही है। वर्क जब तक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो आप कह ही नहीं सकते कि कुछ वर्क हुआ है। बाउंड्री को क्रॉस करना जरूरी है वर्क के लिए, वर्क के लिए हो चाहे हीट ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्क। अब आप सीधा हम अपन पहुंचते हैं किसमें? प्रोसेस में। सीधा प्रोसेस में पहुंचते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रोसेस की। नाउ वी आर गोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। वर्क इन डिफरेंट
डिफरेंट प्रोसेस, वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये आज आपका वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस, ये आपका वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस। सबसे पहले अपन करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलो पहले अपन बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले अपन बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो एक बात और याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम को ना क्या क्या बोलते हैं पहले ये देख लो। कांस्टेंट वॉल्यूम को आप बोलते हो आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक बोला जाता है। इसी को बोला जाता है आइसोकोरिक। और आपसे यही पूछा है, आपसे थोड़ा ना कांस्टेंट वॉल्यूम आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा आइसोकोरिक क्या है, तो आप बोलोगे जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आपसे बोला जाएगा आइसोमेट्रिक। अब देखो इसको याद रखने का कैसे तरीका है, देखो आइसो, आइसो कोरिक, ठीक है ना, ओ और ओ बार बार आ रहा है ना, तो वॉल्यूम। देखो आइसो, सो, को, तो वो को, सो, वो, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोमेट्रिक, मेट्रिक आ गया ना, तो यार मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसको मेट्रिक, देख रहे हो ना, मीटर क्यूब ही तो है मेट्रिक। इस तरह से याद रखना, ये मैं तरीका बता दिया आपको याद करने का। तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, आप देखिए इसको। जैसे मान लो एक कंटेनर, ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या है, इसको आप बोलोगे जहां वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसको अपन बोलेंगे जब बोला जाएगा आपसे क्वेश्चन में रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर जब आपसे बोला जाएगा, रिजिड मतलब एकदम रिजिड है, मतलब उसका शेप अब चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है कुल मिला के। रिजिड कंटेनर का मतलब ये होता है, इसलिए मैं इसको स्पेशली लिख पा रहा हूँ आपसे कि रिजिड कंटेनर का मतलब कि आपके जो, क्योंकि आप लोग का बेसिक है ना ये सारी चीजें, तो आपसे बेसिक ही पूछा जाएगा कि रिजिड कंटेनर का मतलब क्या है। रिजिड कंटेनर रेफर्स टू, ऐसे लिखा रहेगा और आपके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको ये टिक मारना है, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। जहां भी क्वेश्चन में रिजिड कंटेनर लिख दिया तो समझ लो कि वहां पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये कांस्टेंट है तो है, एकदम क्लियर कट, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। अब देखो, फिर उसके बाद अब आप समझो रिजिड कंटेनर है, और मैंने यार अब इसमें वर्क निकालना होगा ना, वर्क निकालो। अगर अगर किसी भी कांस्टेंट जहां वॉल्यूम होता है, जहां भी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, पीडीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कुछ हो रहा है क्या, नहीं। जब चेंज इन वॉल्यूम कुछ हो ही नहीं रहा है, V2 माइनस V1 दोनों हम सेम है, तो जीरो हो जाएगा ना यार। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क हमेशा जीरो निकल के आता है आपका। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका जो वर्क निकल के आएगा ना, वो जीरो निकल के आएगा, ये हमेशा याद रखना, ये पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट। जहां भी रिजिड कंटेनर लिख दिया तो वहां वर्क पहले ही जीरो मार देना, वहां पहले ही जीरो मार देना, क्योंकि आप में ज़्यादा घुमाएगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको इससे उछले स्तर का बताऊंगा। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है एक और चीज़, और अब देखो यार इसमें आपसे अगर पूछा जाए पीवी डायग्राम में, आप इसका मतलब वो बताओ मुझे, पीवी डायग्राम में आपसे पूछ सकता है, पीवी डायग्राम में आपसे पूछा जा सकता है ना, पीवी। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम आप इसमें कैसे बनाओगे, सीधा सा है यार, क्या बनाना है, लो ले, बन गया, बस इतना ही तो है। कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हमें दिखाना होगा ऐसे ही, वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा दिया हमने, वॉल्यूम कांस्टेंट 1 से 2, ये होता है प्रोसेस। प्रोसेस हमारा हुआ 1 से 2, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, इसलिए हमने देखो 1 से 2 में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। अब ये हीट एडिशन है, अब हीट एडिशन इसलिए ऊपर जा रहा है ये, अगर ये हीट रिजेक्शन होता तो नीचे जा रहा होता। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया कि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम का ऐसे ही बनेगा, सीधी लाइन बनेगी,
उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। अब चाहे ये ऊपर जाएगा मतलब हीट एडिशन, और नीचे आएगा तो हीट रिजेक्शन, और ये हीट अभी आगे बात करेंगे अपन, उसका आप टेंशन मत लो। मैं तो बस दिखा रहा हूँ कि प्रोसेस बनता कैसे है। तो ये तो हो गया। अब आप देखो, एक वैसे बताना तो नहीं चाहिए आप लोगों को वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बता देना चाहिए। उसका रीजन ये है ना कि अकल को यार पूछ पाँच देगा तो फिर तुम लोग समझ रहे हो ना, परेशान हो जाओगे मतलब। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप परेशान हो। एक पॉइंट याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई बताने की औकात ही नहीं, किसी को बताएगा क्या। इसको नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से। कभी कभी जो पैडल वर्क होता है ना, पैडल वर्क, देखो पैडल वर्क जो होता है, पैडल वर्क, ये निगेटिव होता है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब कैसे होता है देख लो। चलो ये भी देख लो भाई। कितना बढ़िया आपको मतलब चीजें सब बताई जा रही हैं, आप सोच सोच कर देखो यार। ये सब आपको जाके स्ट्रेंजर उठाओगे ना, मैग्रू पब्लिकेशन, तब जाके आपको मिलेंगी। मजाक थोड़ी ना है। ये देखो ये एक सिस्टम है, और इस ये है पैडल वर्क। मतलब इसमें कोई गैस होगी मान लो, यहाँ कोई गैस है अंदर। अब इसी में आप रोल कर रहे हो क्या, एक है वेट, ये वेट है मास। अब वेट को आपने इसमें लटका दिया, सपोज डेट आपने वेट को लटका दिया इसमें, तो वेट तो मेरे भाई जाएगा नीचे। और मैंने आपको एक लेक्चर पहले ही बताया था कि वेट जब भी नीचे जाएगा तो वर्क होगा क्या, निगेटिव। वेट जब ऊपर जाएगा तो वर्क होगा क्या, पॉजिटिव। जब वेट जा रहा है नीचे तो वर्क है निगेटिव, और जब वेट जाता है ऊपर तो वर्क होता पॉजिटिव। तो आपने जब इस शाफ्ट में, ये शाफ्ट है ठीक है, शाफ्ट है, और ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई। जब आप वर्क जब आपका नीचे जा रहा है तो ये, क्योंकि इसमें रोल है ये, और ये शाफ्ट को घुमा देगा, शाफ्ट को घुमा देगा तो अंदर जो फैन है हमारा ये घूम जाएगा, घूमने लग जाएगा फैन। फैन घूमेगा, और वो गैस की जो मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन हो रहा है ना, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पहले ऐसे ऐसे टकरा रहे थे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे टकरा रहे थे। लेकिन जब आपने वर्क नीचे की तरफ मूव किया और आपने फैन को घुमा दिया, तो वर्क अब ऐसे से टकरा रहे हैं, ऐसे 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 से टकरा रहे हैं एकदम फास्ट। तो अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा अंदर का, अंदर का जो टेम्प गतिविधि क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये प्रोसेस कौन सा है मेरे भाई, ये तो रिजिड कंटेनर है, ये आपका रिजिड है, रिजिड कंटेनर हमने लिया है, मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा वर्क बताइए इसमें, वर्क बताइए। आधे लोग देख लेंगे रिजिड लिखा है, फटाक से मारेंगे वर्क होगा जीरो, क्योंकि मुझे तो टीचर ने पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, और जब वॉल्यूम चेंज ही जीरो है तो जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगा। लेकिन टीचर की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो ज्यादा ही होशियार निकल गया, वो अपना दिमाग लगा दिया। और अपना दिमाग लगाना खतरनाक होता है, क्योंकि इसके लिए हमने कंडीशन में लिखवाई थी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हमने कंडीशन लिखवाई थी। और हमने बोला कि क्लोज्ड सिस्टम भी होना चाहिए, क्लोज सिस्टम भी बताया गया आपको कि भैया क्लोज्ड सिस्टम भी है वो, और रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिस्टम होना चाहिए क्लोज, प्रोसेस होना चाहिए रिवर्सिबल। तो यहां मास ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है भाई कंटेनर में, भाई कोई फ्लूइड अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कोई फ्लूइड बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो मतलब सिस्टम तो भैया क्लोज है। तो मतलब टीचर ही बेवकूफ रहा होगा, वर्क कैसे जीरो हो गया। भाई टीचर बेवकूफ नहीं है। देखो रिवर्सिबल जो है ना प्रोसेस, दुनिया में एक भी प्रोसेस पहली बात तो रिवर्सिबल होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है देखो, जो ये साफ्ट, जो ये साफ्ट है आपका, देखो जो ये साफ्ट है, ये जब वॉल से अंदर आ रहा है ना, तो इसमें ये वॉल को मतलब आप रब करते हुए जा रहा है, रब करते हुए, मतलब वहां फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन है। और जो गैस है अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स भी आपस में टकरा रहे हैं, समझ रहे हो, फ्रिक्शन हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है, हीट निकल रहा है। जहां भी हीट ट्रांसफर होगा तो वैसे ही फ्रिक्शनलेस हो गया। तो ये प्रोसेस ही फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये सिस्टम आपका, आप इसमें फ्रिक्शन है, और जहां भी फ्रिक्शन होता है वो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता।
तो बिकॉज ऑफ ये प्रोसेस जो है आपका, ये जो पूरा जो सिस्टम है ये इरिवर्सिबल है मेरे भाई, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। क्यों है, क्यों है इरिवर्सिबल? क्योंकि इंटरनल, इंटरनल इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है गैस, वो आपस में मॉलिक्यूल्स जो है टकरा रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रब कर रहा है तो हीट जनरेट हो रही है। इसलिए दुनिया में कोई प्रोसेस ही नहीं होता ऐसा रिवर्सिबल, वो तो हम मान कर चलते हैं। लेकिन याद रखना, जहां भी पैडल वर्क होगा वहां पे वर्क होगा। प्रोसेस रिजिड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब प्रेशर आपका, ये आपका वर्क डन जो जीरो हो जाएगा, वो होगा। लेकिन अगर पैडल वर्क दे दिया ना, तो वहां वर्क अगर रिजिड भी लिखा होगा तो वर्क आप जीरो मत मान लेना, क्योंकि पैडल तो काम कर ही रहा है, वो तो नीचे जा रहा है, और नीचे जाने का मतलब ही होता है निगेटिव वर्क। तो ये निगेटिव वर्क है यहाँ पे, यहाँ पे वर्क कौन सा है? निगेटिव वर्क। पीडीवी आपसे पूछा जाए, अगर आपसे लिखा रहा है कि पीडीवी, यहाँ बताइए क्या है पीडीवी, वर्क नहीं पूछ रहा, देखो ध्यान रखो, वर्क अगर आप पूछोगे तो आप बोलोगे यहाँ निगेटिव वर्क है, ठीक है, इसका सही आंसर है कि निगेटिव वर्क है। लेकिन आपसे जब, और ये इक्वेशन तो आप यहाँ लगा ही नहीं सकते मेरे भाई, ये तो तुम लगा ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। ये वाला जो इक्वेशन है इसको तो मारो गोली, गलती से मत लगा देना, ये गलती से मत लगा देना, ये तो आपको लगाना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए जो दो कंडीशन होने चाहिए, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा, रिवर्सिबल है ही नहीं, तो वहां से लगा दोगे। लेकिन अगर, अगर देखो ध्यान रखो, अगर आप में पीडीवी पूछ दिया ना, तो ये तो जीरो है, ये सही हो जाएगा आपका। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए पीडीवी, पीडी इस सिस्टम बना है और वर्क आपका लटका हुआ है, पेडल वर्क है उसमें, देखो वर्क आपका लटका हुआ नहीं होता, समझिए इस बात को। क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा ना, तो ये डब्लू आपका नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ इसमें पैडल बना देगा, ऐसा पैडल बना देगा और अंदर फैन लगा देगा, और ये दिखा, इसका मतलब ये आपको समझना है कि निगेटिव वर्क है। क्योंकि पैडल घुमाने के लिए अगर आप वर्क को लटकाते हो, वेट को वर्क को, सॉरी सॉरी, वेट, वेट को अगर आप लटकाओगे तो वेट नीचे ही जाएगा ना, तो घूमने पे उसको मजबूर कर देगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ये सोचने के लिए मैंने आपको बना के दिखाया कि वेट है, और ये निगेटिव क्यों हो रहा है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। इसलिए पैडल वर्क हमेशा निगेटिव होता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और वैसे भी अगर पैडल आपका गैस में मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को बढ़ा रहा है, तो गैस में वर्क कर रहा है ना, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और हमारा गैस ही हमारा सिस्टम होगा, ठीक है। तो उसमें वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब निगेटिव। तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया कि निगेटिव कैसे होता है, बहुत डेप्थ में ये चीजें बताई गई आपको। आप फील करो इस चीज को, कितनी डेप्थ में आपको समझाया गया। कोई बता नहीं पाएगा कि निगेटिव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा मतलब जो पहले लिखवाया है वो इसी को समझा रहा हूं मैं। तो अगर आप में क्वेश्चन अगर ये बना दिया डायग्राम, और आपसे ये आपका डब्लू नहीं से बना रहेगा, याद रखना इस मेरे बात को, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। आपसे सिर्फ पैडल बना रहेगा, देखो आपसे ना सिर्फ इतना पोर्शन आपका बना रहेगा, ये पोर्शन ये बना रहेगा बस, फैन, ये आपका फैन है और ये आपका पैडल साफ्ट है, तो आपका वर्क हो जाएगा। और फिर आपसे पूछ दिया अगर पीडीवी, पीडीवी बताइए आप, तो आप बोलना जीरो। अगर आपसे वर्क पूछेगा तो आप बोलोगे निगेटिव, और ये मत लगा देना, इससे तो आपका जीरो ही हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना मतलब हुआ, वो तो वर्क नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव है, और पीडीवी तो जीरो है ही, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, देखिए आपको लोग कांस्टेंट वॉल्यूम इतना ही बस बताएंगे, लोग बहुत बतला देंगे, तो इतना इतना बतला के निकल लेंगे आगे, समझ लो। तो इसको डेप्थ में, जब तक कोई चीज डेप्थ में आप नहीं समझोगे ना, तो मजा कैसे आएगा, मजा भी तो लेना है, मजा नहीं आया तो फिर क्या मतलब। आज लगता है, चलो आज आपका, अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपका डील करने वाला हूं, कोई डिफरेंट प्रोसेस अपन देखते हैं ना, सीधा सीधा। हाँ, तो अब हम लोग एक प्रोसेस तो देख लिए कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हम आइसोबारिक प्रोसेस देखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका होगा कांस्टेंट प्रेशर, देखो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, देखो भाई,
तो कांस्टेंट प्रेशर को देखो कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोपिस्टिक। लिपिस्टिक मत समझ लेना, ये पिस्टिक है, लिपिस्टिक अलग चीज है, ठीक है ना। तुम लोग लिपस्टिक में बहुत ध्यान देता है, आइसोपिस्टिक है ये लिपस्टिक समझ लो, गड़बड़ हो जाएगा फिर। आइसोपिस्टिक और आइसो बारिक। अब इसमें आपको, अब तुम बोलोगे सर इसको भी याद करवा दीजिए, भाई अरे हम तो बैठे ही हैं सब याद कराने के लिए। बार किसकी यूनिट होती है भाई? बार की, अब ये वो वाला बार नहीं है आपका सुट्टा वाला, ठीक है ना। ये बार, क्योंकि देखो कंफ्यूजन करने के लिए बहुत किया हुआ है। देखो पिस्टिक है तो आप तुम समझ लोगे लिपस्टिक है, बार है तो तुम समझ लोगे वो, तो तुम जिंदगी भर यही सब काम तो आप लोग किए हो। पिस्टिक लिपस्टिक समझ लिए, बार को आप वो सुट्टा फुट्टा समझ लिए, तभी ना पढ़ना पड़ रहा है सर अच्छे से। अब पहले अगर उल्टा फुल्टा ना समझोगे तो आज आज कुछ और मतलब मंजर होता। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। देखो बार है, बार बार किसकी यूनिट होती है? जैसे हम नहीं लिखते हैं 1 बार, ये किसकी यूनिट है मेरे भाई? ये प्रेशर की यूनिट तो है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 बार तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। तो 1 बार बार यूनिट है प्रेशर की, इसलिए ये कांस्टेंट प्रेशर है। और आइसोपिस्टिक है, पी से पी लिखा है तो समझ जाओ, पी है तो मतलब सीधे मान दो कि बस प्रेशर ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो, ये गंदा लग रहा है, देखो अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अपीयरेंस अगर अच्छा नहीं है ना तो थोड़ा मूड खराब हो जाता है। हाँ, अपने आप नोट्स में लिखे ना इस चीज़ को याद रखने के लिए, लेकिन मैं क्योंकि वैसे बना रहा हूँ ना तो। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर अगर आपसे बनाना पड़े, आपसे कांस्टेंट प्रेशर आपको कोई कहे कि भैया कांस्टेंट प्रेशर पीवी डायग्राम में आप बताओ मुझे, कांस्टेंट प्रेशर आपसे पूछे कि पीवी डायग्राम बनाओ तो आप ऐसे बनाओगे। हट। हो, ठीक है, तो हो गया, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर जो है आपका, ये आपका पीवी डायग्राम में बन गया, पी वी। और ये प्रोसेस 1 से 2, ये भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये क्या है, हीट एडिशन है, इसलिए 1 से 2 की ओर जा रहा है। हीट एडिशन है, हीट रिजेक्शन होता तब 2 से 1 जाता। तो ये कैसे हुआ ये तो बाद में बताएंगे। ये मतलब वर्क इज डन बाई सिस्टम है, क्योंकि देखो वर्क, देखो वर्क आप लोगे अगर, वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। तो डीवी का मतलब देखो आप इसमें क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। प्रेशर इज कांस्टेंट और वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा है, V1 से V2, और dV यही है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि V प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। इसको रखो आप ग्राफ इसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हो गया। अब ये देखो, वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है? भाई देखो वॉल्यूम जो है V2, ये ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है बताओ। इस वाले ग्राफ में आप देखिए V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो वर्क जो है आपका पॉजिटिव होगा। अगर मान लो ये 2 से 1 की ओर जा रहा होता, हीट रिजेक्शन हो रहा होता, तो वर्क आपका निगेटिव होता। लेकिन कब? अगर V1 ग्रेटर देन V2 होता तो आपका वर्क निगेटिव होता। मतलब वर्क जब पॉजिटिव है तो वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब पहले जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा हो गया, मतलब एक्सपेंड हुआ है गैस। गैस अगर कहीं पिस्टन सिलेंडर में रखा है तो वो एक्सपेंड हो रहा है और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंड होने का वॉल्यूम, देखो पहले गैस इतना था, अब गैस इतना हो गया, एक्सपेंड हो गया ना। तो ये वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है ये। और अगर पहले गैस इतना था और अब इतना हो गया तो ये कॉम्प्रेशन हो गया। तो देख लो एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर अगर प्रोसेस है तो। आप देखोगे ये भी, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, दिखाता हूँ पूरे प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ऐसे हवाबाजी नहीं। हवाबाजी वाला तो कोई अपन काम करते ही नहीं है, पूरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लेके चलता हूँ। देखो कौन सा एग्जांपल लिया जाए, चलो पिस्टन सिलेंडर लेते हैं। ये देखो देयर आर बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स, देयर आर बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स।
but I always try to take most suitable one, easiest one, so that you can easily perceive what concept I want to give you. देखो, एक तो यार, एक तो इसका माथा पर इतना का है ना, ये सब चीज़ों में नौटंकी। हाँ, अब देखिए आप इसमें, ये आपका ना, एक मिनट एक मिनट, ये आपका देखो मेरे भाई, ये पिस्टन है, ठीक है, ये जो है आपका, ये पिस्टन है, ठीक है। और इसमें एक चीज आप याद रखना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर से लगेगा ही, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका लगेगा ही लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर से है ही, और पिस्टन वो रेड वाला है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पिस्टन पे जो लगा रहा है, और पिस्टन में भी एक mg तो आएगा ही आएगा। और प्रेशर अंदर का जो गैस भरा हुआ है, देखो जो पिस्टन सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, ये गोला है, जैसे आप ले लो, क्या कहते हैं, एक आप बोतल बोतल लेते हो ना यार, बोतल बॉटल देखते हो ना आप, जो पानी पीते होगे, लाइब्रेरी जाते होगे, तो जो बॉटल होता है, बिल्कुल वैसा है ये मत सोच रहा ना कि ये स्क्वायर शेप में, नहीं, स्क्वायर शेप में नहीं, ये सर्कल है चारों तरफ से, ये तो मैं उसको 2D में दिखा रहा हूँ। किसी बॉटल को अपने सामने रखो तो आपको स्क्वायर ही तो बस दिखता है, जब 3D फिगर दिखोगे देखोगे तब आपको दिखेगा कि सर्कल है। लेकिन ये क्योंकि पेपर में हम बना रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। और जो पिस्टन भी है ना, ये ऐसे डिस्क की तरह है, डिस्क की तरह है, जैसे सीढ़ी नहीं होती है, वैसा है ये पिस्टन, ठीक है ना। अब इसका mg है, और प्रेशर ऑफ गैस ये है, देखो मेरे भाई, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस देखो, प्रेशर गैस कैसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, वो पिस्टन को नीचे से धक्का मार रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन को नीचे से ऊपर से धक्का मार रहा है, और mg तो अपने वो तो नीचे ही होता है हमेशा, ग्रेविटेशन। तो देखो प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, लेकिन एरिया भी लिखना पड़ेगा, एरिया एरिया ऑफ द पिस्टन। तो प्रेशर ऑफ गैस तो ऊपर की ओर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, वो नीचे की ओर है, लेकिन एरिया ऑफ पिस्टन पे लग रहा है, और प्लस आपका mg फोर्स, प्लस आपका mg फोर्स। तो तीनों फोर्स के टर्म पे लिखना होगा ना प्रेशर को, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो हमको लिखना है फोर्स के टर्म पे। जब आप कोई चीज इक्वेट करते हो ना, तो इक्वेशन के इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, और इक्वल्स टू के राइट साइड भी उसकी भी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए ये भी आपका फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये तो एफ इक्वल टू वेट इक्वल टू mg, इसकी भी न्यूटन यूनिट है, इसकी भी न्यूटन यूनिट है, इसकी भी न्यूटन यूनिट है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। अब देखो आप, करीब करीब 40-45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं बोल रहा था आज का लेक्चर बहुत लंबा है, आधा घंटा मिनिमम चलेगा, मिनिमम आधा घंटा, क्योंकि मैं इसको क्या है ना कि आज छोड़ दूँ फिर आधा कल करूँगा, ये सब मुझे लोचा बेकार लगता है, जो टॉपिक पूरा उठाओ उसको खत्म करो। तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, ठीक है। अब आप देखो, इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर ऑफ गैस बताओ, क्योंकि हमको इसी को तो एनालाइज करें, सिस्टम तो हमारा यही है, सिस्टम सिस्टम हमारा क्या है, अंदर इस सिलेंडर में अपन क्या रखा हुआ है, गैस रखी हुई है, उसका प्रेशर क्या है देख लो। तो इसको आप लिखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, और एरिया चला गया नीचे, mg अपॉन एरिया। अब एक बात बताओ यार, ये प्रेशर ऑफ गैस को थोड़ा एनालाइज करो आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है 1 बार, वैसे तो 101325 पास्कल ये बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 बार, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लो। और ये 1 बार हो गया, तो ये तो चलो भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मास पिस्टन का मास कांस्टेंट, जी तो 10 कांस्टेंट होता ही है, तो ऊपर भी कांस्टेंट, और एरिया ऑफ द पिस्टन ये भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है। तो भैया प्रेशर भी तो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर भी तो कांस्टेंट हो गया ना, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया कि नहीं हुआ, बताओ, कांस्टेंट हुआ कि नहीं। तो वेन देखो,
प्रोसेस याद रखना। वेन कैसे आप एनालाइज करोगे कि जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, इतना करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिकल, ये तो मैंने प्रूव कर दिया। और 99% जगह पे आपको यही दिएगा, जहां भी कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आपका पिस्टन सिलेंडर ही देगा और ऐसा ही कंडीशन देगा। आप क्या क्या नोटिस करना, व्हेन पिस्टन इज मूविंग मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी। अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये लिखा है कि पिस्टन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरे भाई वहां पे प्रेशर तो अपने आप कांस्टेंट हो ही गया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ मेरा फोटो दिख रहा होगा ना आपको, एक सेकंड मैं देखूँ दिख रहा है कि नहीं। अब ये भी तो देखना जरूरी है। हाँ चलो, दिख तो रहा है काफी। अच्छा, किनारे साइड फोटो रहता है ना, मैंने नोटिस नहीं किया। कभी वहां लिख देता हूँ तो आपको दिखता नहीं होगा। हम्म, चलो अब याद रखूंगा मैं। इसको थोड़ा हल्का सा इधर कर दो, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो प्रेशर कांस्टेंट है व्हेन पिस्टन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो प्रेशर कांस्टेंट है। याद रखना हमेशा ये चीज। आपका स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि व्हेन पिस्टन इज मूविंग विद कांस्टेंट, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, पूरा पहले पंचायत लिखा रहेगा, और उस पूरे आप 25 4 5 एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि पिस्टन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप समझना कि वो ये बोलना चाह रहा है कि जो अंदर की जो गैस का जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है, वो ये बोलना चाह रहा है। और एक बात, अब ये कैसे होता तुम ये पूछ सकते हो, भैया न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लगा दो न्यूटन लॉ, देखो तमाशा फिर। मैं ऊपर जो लिखा हूं वो यही चीज लिखा हूं, समझ रहे हो बात को। मैं यही चीज लिखा हूं, आप समझ नहीं पाए लग रहा है। मैंने लिखा है कि पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो नीचे से ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया माइनस, क्योंकि रुक जाओ फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे मत करो। वेट रहा है mg नीचे की ओर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नीचे की ओर, दोनों एक ही डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं, और निगेटिव पीछे से नीचे से लग रहा है गैस का प्रेशर, इसलिए इसको निगेटिव लेते हैं। और ये मास इनटू एसिलरेशन, और ये जो एसिलरेशन है ये dv बाई dt होता है, आप जानते ही हो। और आपने कह दिया है मेरे भाई, मैंने पहले ही बोल दिया, देख लो, आपने कह दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे भाई ये जीरो हो गया ना। तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को डायरेक्ट ही लिख लिया, इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया, ठीक है। मुझे मालूम था कि भाई ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और मैंने इस चीज को प्रूव करके आपको दिखा दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, और मैंने वो कैसे लिखा, देख लो, सब चीज आपके सामने है। यहाँ देखो, देख रहे हो, ये देखो, मैंने उसी इक्वेशन को तो लिखा है, ये मैंने उसी इक्वेशन को तो लिखा है, आप देखो, ये वही इक्वेशन तो है। बस क्योंकि मैं जानता था एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, और ये पिस्टन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मुझे मालूम है कि यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा, डीवी की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी तो ये जो है आपका ये कांस्टेंट प्रेशर निकल के आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर, तो अब इसको आप ऊपर उठाओ फटाक से, और अब आओ अपने अगले प्रोसेस में। अब आपका जो अगला प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, अब अपन आते हैं सीधे एडियाबैटिक में, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरा प्रोसेस, एडियाबैटिक। चलो मेरे भैया एडियाबैटिक पढ़ो। हम्म, तीसरा प्रोसेस एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ना, वहां पे आपका हीट ट्रांसफर जो होता है जीरो होता है। अब इसमें एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप लोग हिल जाओगे पूरे तरीके से। मतलब देखो, सोचना, आपका ना जो मेथड ऑफ थिंकिंग है ना उसको बढ़ाओ। मेथड ऑफ थिंकिंग जब आप बढ़ाओगे और अपने दिमाग के मतलब बहुत गहराई से चीज़ों को सोचोगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत तगड़ा क्लियर हो।
क्योंकि आजकल जो पेपर का जो लेवल है ना, जैसे जनरल इंजीनियरिंग लिख दिया लेकिन जनरल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप लोग बोल रहे हैं जनरल जनरल, ऐसे जनरल बना देंगे, वो सब बेवकूफ लोग हैं। कोई जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ तो इतने फैक्चुअल आ रहे हैं कि जैसे मैं बताया ना कि एयर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होता है, कितना नाइट्रोजन होता है, कितना हीलियम होता है, ऐसे उठपटांग क्वेश्चन दे दे रहा है। अब वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के जहाँ भी हैं, स्पेशली बिहार पीएससी वाला, वो आप लोग पूरा चार्ट लेना एक बार, ठीक है, पूरा चार्ट लेना उसको। अब मेरा टॉपिक तो बनेगा ही, चाहे जो पूछ ले यार, अपना लोग मजाक बात है क्या। मैं तो जो पढ़ाया हूँ तो बनना ही बनना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो पूछ ले, चाहे हम लोग टाइम ले रहे हैं तो यार कुछ बात है, ऐसे ही थोड़ी ना। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग टाइम दे रहे हो मुझे, मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो रहा है चीज़ें। तो मैंने क्या कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे नो हीट ट्रांसफर हो, नो हीट ट्रांसफर। देखो एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ बहुत तगड़ा। देखो ऐसी ऐसी चीज़ें आप समझ रहे हो, कभी आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि यार ये कोर्स में ये सब चीज़ें समझने को मौका मिलेगा। देखो अब कुछ लोग तो क्या बोले, छोड़ो। आपकी बड़ी बड़ी कोचिंग जो है पैसा ले रही है आपसे 500 600 रुपए, वो यहाँ से पढ़ के पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कंटेंट बदल गया है उनका। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ, और ऑनलाइन में तो पहली बार आया हूँ यार। चलो अब देखिए आप लोग इस चीज़ को, ये आप लोग मुझे समझाओगे थोड़ा, आप लोग को बताना है। देखो अब प्रॉब्लम यही है ना यार, कि अब ऐसा हो गया है कि अब आप लोग वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, कैसे मैं आप कैसे बताओगे कि ये सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। यही होता है, ऑफलाइन में फ़ायदा रहता है। ऑनलाइन भी अब लाइव लेंगे, कोशिश करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना जॉब वाले हैं, और जॉब वालों में टाइम नहीं मिल पाता है। अब कभी कुछ बुला लिया कहीं भी, देखो तो ये आपका पिस्टन है, और ये देखो ये जो साइन होता है ना, ये इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये इंसुलेशन का मतलब ये होता है नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये तो कंफर्म हो गया भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस था आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये तो कंफर्म हो गया। इंसुलेशन आप देख लो ना यार, इंसुलेशन है मतलब हीट ट्रांसफर जो है आपका जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपका हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें मान लो वेट है, वेट वेट रखे हुए हैं, ये क्या है, ये वेट है। अब आपने पहले वेट को निकाला, वेट वन, ये वन, ये टू, और ये थ्री। आपने पहले वेट को, वेट वन को रिमूव किया, रिमूव किया। तो जाहिर सी बात है ना यार, जब आप वेट वन को रिमूव करोगे तो आपका पिस्टन थोड़ा ऊपर मूव करेगा, पिस्टन जो है आपका ऊपर मूव करेगा। तो पिस्टन ऊपर मूव किया तो मतलब अंदर गैस ने कुछ वर्क किया, सीधी सी बात है, गैस ने कुछ वर्क किया है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम विच इज पॉजिटिव वर्क। अब आपको क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, क्वेश्चन ये है, ये जो प्रोसेस है क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आपको बताना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये पूछा गया था आपके गुजरात के एई में, असिस्टेंट इंजीनियर का जो ये पेपर होता है, उससे पूछा गया। तो 90% नहीं, 100% लोगों ने आइसोलेटेड सिस्टम को टिक मार दिया, हाँ ये है। उसने पूछा था ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, एडियाबैटिक है, कि क्या है क्या नहीं, ऐसे मतलब दिया होता ऑप्शन में बहुत सारा। उसमें मल्टीपल चॉइस था आंसर, एडियाबैटिक तो है ही, वो तो इंसुलेशन है तो एडियाबैटिक तो है ही, नो हीट ट्रांसफर, ये तो है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन उसमें ये भी पूछा हुआ था आपसे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम भी ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको लोग मार के आ गए और हो गए गलत, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम ये नहीं है, ये नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम मेरे भाई। क्या मतलब, क्या बड़े इतने बड़े कांड मत करो, इतने बड़े कांड मत करो।
मैंने क्या कहा था, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जहां पे ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो, ना तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और मास ट्रांसफर भी नहीं होता, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जहां ये दोनों ना हो वो मास ट्रांसफर होता है, मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये दोनों ना हो। और मेरे भाई एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जहां पे वर्क ना हो, जहां पे वर्क ना हो, ये क्या हो गया, अलग है नौटंकी। देखो जहां पे वर्क ना हो और ना ही हीट ट्रांसफर हो, तो मेरे भाई हीट ट्रांसफर तो यहां नहीं है लेकिन वर्क तो मेरे भाई कर रहा है ना। जब वेट को ऊपर से आप रिमूव कर रहे हो तो पिस्टन जो है आपका ऊपर की ओर जा रहा है, और जब दो वेट तो पहले से रखे हुए हैं ना, 1 2 और 3, और 1 को आपने रिमूव कर दिया, 2 और 3 तो रखा हुआ है, तो वेट को तो ऊपर वो ले गया ना। और जब भी वेट ऊपर जाता है तो वो वेट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वर्क होता है वहां पे। और गैस कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहां आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे वर्क जो है आपका वो जीरो है, वर्क यहां पे जीरो नहीं है, वर्क यहां है, इसलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम आप नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन आया था आपकी गुजरात एई में, और 100% लोगों ने गलत किया, 100%, इक्का दुक्का कोई गलती सही कर दिया होगा, सब गलत करके आए थे, सब आइसोलेटेड सिस्टम मार के आए थे। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना, प्रेशर भी होता है दिमाग में, दिमाग में जब प्रेशर होता है ना तो जो चीज आपको बन भी रही होगी ना वो भी गलत करके आ जाओगे। प्रॉब्लम ये आता होगा, हो सकता है बहुत लोगों को, लेकिन उसमें दिमाग नहीं काम करता। तो अपने माइंड को भी एकदम आप ऐसा मतलब मेंटेन करिए कि एग्जाम जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर सको, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है। ये आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, कितना भी पढ़ लोगे सब सुन बटा स्वाहा हो जाएगा। तो ये एडियाबेटिक हो गया। अब एडियाबेटिक में एक बात और आप याद रखो, इसका जो इक्वेशन होता है ना, ये वो आपसे पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, पूछेगा ही। अब मैं देखो यार इतनी चीजें पढ़ा रहा हूँ, पीवी का पावर गामा इज इक्वल्स टू, अच्छा इससे पहले मुझे आइसोथर्मल कवर कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। पीवी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इससे पहले आइसोथर्मल कवर करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, एडियाबेटिक ही पहले आप समझिए। हम्म हम्म, तो गामा की जो वैल्यू होती है ना, अगर सिस्टम में एयर है तो 1.4 होती है, अगर एयर है तो। और गामा की जो होता है ये बेसिकली सीपी बाई सीवी होता है, गामा की वैल्यू ये हर जगह यही होती है। और सीपी होता है ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मैं ये इसको आगे बताऊंगा बड़े अच्छे से, अभी आप समझ लो बस। और इसलिए गामा की भी वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन, एक सेकंड, गामा की जो गामा की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 हो, ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं लिखवा दिया हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस ही हो गया। और वर्क डन जो होता है ना एडियाबेटिक, देखो वर्क तो मैंने पहले बता दिया, हर जगह वर्क वैसे ही निकलेगा जैसे उसको निकलना चाहिए, पीडीवी, ठीक है। अब प्रेशर की वैल्यू आप यहां से देख लो क्या है, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है सी डिवाइड बाई वी का पावर गामा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, प्रेशर इज इक्वल टू सी डिवाइड, वी को आप ऊपर ले जाओ तो ये माइनस गामा। अब आपको वर्क डन में इसको लिख देना है, वर्क डन में आप लिखोगे प्रेशर को सी इंटू वी का पावर माइनस गामा, और सी क्या है, सी भी पी वी का पावर गामा ही तो है, तो वी का पावर माइनस गामा, ठीक है। और ये आपका है डीवी। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, आप जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, देखो मैं करके नहीं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। P1 V1 माइनस
P2 V2 बाई गामा -1, ये आपका आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, मैं आइसोथर्मल का आपको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, एक तो करके दिखाऊंगा, चलो अगला वाला आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन क्योंकि मतलब नहीं ना, आप इसको सीधा याद रखो। और क्योंकि देखो, क्योंकि लिखा जाता है पीवी इज इक्वल्स टू MRT, लिखा जाता है ना, P1 V1 माइनस P2 V2 और गामा -1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल्स टू M इंटू आर, तो कांस्टेंट है ही, इसको आप लिख सकते हो, अरे यार, T1 माइनस T2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाई गामा -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार, इसको ये आप लोग ना एकदम कंठस्थ कर लो, मतलब मेमोराइज कर लो, इसको याद कर लो एकदम। ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा आप लोग के जनरल इंजीनियरिंग में, और हो सकता है कुछ दे भी दे, आपको को सॉल्व करना पड़े। गामा की वैल्यू 1.4 होती है अगर सिस्टम में एयर दिया है, अगर गामा की वैल्यू अब बदल सकती है, अगर सिस्टम में एयर के अलावा अगर कोई और गैस दी हुई है, अगर हीलियम दिया हुआ है तो 1.6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दी रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं दिया है तो एयर मानकर ही करना है, 1.4 ही लेना है, 99% जगह पे यही दिया रहेगा, 1.4 ही लेना है आपको, ठीक है। और इसको आपसे पूछ लेगा कि इसका एजम्पशन क्या क्या है, ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा। देखो यार, वर्क या आपने डिराइव कैसे किया, इसको डिराइव कैसे किया, डिराइव कैसे किया आप इसको, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, है ना, यही ना लिखा आपने। तो पीडीवी उसके लिए आपका क्या था, पहला था क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल ही होता है, क्वासी स्टैटिक का मतलब रिवर्सिबल ही होता है, ठीक है ना, क्वासी स्टैटिक का मतलब रिवर्सिबल ही होता है। और दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तीसरा आप इसको आइडियल गैस भी ले लो, आइडियल गैस क्यों ले रहे हो कि गामा 1.4 ले रहे हो ना, गामा 1.4 ले रहे हो, अब पीवी इक्वल टू एमआरटी का आपने इस्तेमाल भी किया इसलिए, और ये हो गया, और ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है। बोलोगे सर पीवी इक्वल टू एमआरटी इस वाले इक्वेशन के लिए ये सब होना चाहिए, इसमें तो एमआरटी इस्तेमाल नहीं किया, आप बोलोगे ये बात, है ना। महाराज, ये जो आप लिखे हो ना, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वही है, ये वही है, अलग नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें आपको ये डिराइव करके भी दिखा दूंगा, उसमें भी ऐसे इक्वेशन आता है, कोई खास अलग नहीं आएगा, तो उसमें तो और लॉग में जाएगा, इसमें तो सिंपल सा है। जो ये पोर्शन है, इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे तो यही आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक करना है देख लो, वो में लिखा ही नहीं। तो कुछ चीज़ें आप लोग ना अपने से भी समझो, ठीक है, V1 से लेके V2 तक। अब बाकी इसका पीवी डायग्राम क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन सब में ना इसका डायग्राम आपको बाद में बताया जाएगा, ये क्योंकि आइसोथर्मल मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, तो आइसोथर्मल पहले बता दूं फिर इसको बता दूंगा मैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो चलिए आपको अब बात रूबरू कराते हैं किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से। ये चौथा प्रोसेस है आपका, पहले कायदे देखा है तो इसको तीसरे नंबर पे पढ़ाना चाहिए था मुझे। तो उससे क्या होता है ना, हर चीज़ का देखो यार एक सीक्वेंस होता है, अगर सीक्वेंस को आप तोड़ोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे मालूम, 4, ये कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें इतने लॉजिक्स हैं। आज का लेक्चर आपका शायद 1.5 घंटा चला जाएगा, इसके बाद एक और प्रोसेस है फिर खत्म, लेकिन ये वाला थोड़ा बड़ा है। तो इसमें याद एक चीज याद रखना, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू जहाँ कांस्टेंट होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब जैसे मैंने बताया कि पीवी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी। आपने कहा देखो मास कांस्टेंट होता है गैस का, और ये तो कांस्टेंट टर्म है ही, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और मतलब यानी कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और ये आपका टेम्परेचर आपने कह दिया कांस्टेंट, तो भाई पीवी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, इधर वाला तो टर्म पूरा कांस्टेंट ही है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P1 V1
इज इक्वल्स टू P2 V2, ये लिख सकते हो आप। इसी को ले लो कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और एक बात देखो, पीवी सॉल्व जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब अपन पढ़ते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, ये एक्चुअली ये किसका इक्वेशन है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। रेक्टेंगुलर हाइपर 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 नहीं होना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। इन दोनों को कंपेयर करो, पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जहां आप लेते थे x, तो वहां ले लो v, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो, ये हो गया p, ये हो गया v, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे कुछ बनता है। ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऐसे होता है। एक्सपेंशन जानना है तो आप देखो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 1 से जब 2 की ओर जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब एक्सपेंशन है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है किसमें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया आपका, ये किसमें बना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपर, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हाइपरबोलिक प्रोसेस, क्योंकि बना क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये सब याद रखना है मेरे भाई, ये पूछ लिया जाएगा आपसे डायरेक्टली। अब मैं अगर चाह लेता ना तो ये भी लिख सकता था कि इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं देख लो भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है ना, इसका जो इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है उसका ग्राफ में जब बना रहे हैं अपन, तो इसलिए इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज द रीजन वाई we call it hyperbolic process, because in graph, in PV graph, we can see clearly that while moving from state 1 to state 2 we witness rectangular hyperbola shape, इसलिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। और टेम्परेचर होता है यहाँ कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसका वर्क निकाल लेते हैं, चलो। वर्क इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इसको आप समझ लो। अब आपने कहा कि पीवी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू सी वी, ऐसे लिख सकता हूं। तो जाहिर सी बात है, यहां जब प्रेशर की वैल्यू रखोगे आप सी बाई वी और डीवी, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे मेरे भाई, तो सी तो निकल आएगा बाहर, अंदर हो जाएगा एल एन वी डी वी, और कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक, ठीक है। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो C इंटू एल एन, रुक जाओ, ये लिखो V1 से V2। अब इसको आप, इसको पहले तो हटाओ, ऐसे क्यों ना लिखा जाता है, ठीक है। ये तो इंटीग्रेट हो गया ना, ये तो इंटीग्रेट हो गया ना मेरे भाई। 1 बाई वी डी वी बाई वी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, V1 से लेके V2 तक की वैल्यू। अब आप चढ़ा दो C इंटू एल एन V2 बाई V1, ये हो गया आपका वर्क डन फॉर और जो C की वैल्यू है, जो आपकी C की वैल्यू है, जो आपकी C की वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो P1 V1 इन P, सॉरी 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 सॉरी, इसको आप लिख सकते हो क्या, P1 V1 ln V2 बाई V1। मेरे भाई ये आप लोगों का क्या हो गया, मुझे लगता है कि बैटरी थोड़ी कम हो गई लैपटॉप की, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं और सबसे पहले चार्जिंग में लगा दूं, नहीं तो कल्याण हो जाएगा फिर। ये आपका वर्क डन है फॉर
किस चीज के लिए? पहले तो बैटरी लगा दिया जाए, नहीं तो बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट और चलेगा आपको मुश्किल से बस। हाँ। तो सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हो, बट ये इम्पोर्टेंट है ना ये सब करना। तो अब आपका वर्क निकल चुका है, C इंटू एल एन वी टू बाई वी वन, दैट इज वी वन एल एन वी टू बाई, यह आपका वर्क डन है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पहले देख लिया जाए चार्ज वार्ज हो रहा है कि नहीं। 20% में भी होना चालू कर देता है। एक मिनट, आपको शायद मतलब आवाज ना आ रही हो, माइक भी लगा लेता हूँ ना। हाँ, अब आगे बात किया जाए, तो C इंटू एल एन वी टू बाई वी वन, ये आपका जो है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल। अब वही है, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसका आप बता दो कंडीशन इस इक्वेशन को यूज करने का, क्वासी स्टैटिक, ठीक है, और क्वासी स्टैटिक मतलब रिवर्सिबल, जो होता ही है हर बार, और क्लोज्ड सिस्टम तो है ही वो, क्योंकि ये दोनों इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन को हम लाए ही हैं किसका इस्तेमाल करके, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, और उस इक्वेशन के लिए दो आपकी कंडीशन ये दोनों तो रहती हैं, तो ये तो रहेंगी क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन आपका पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो आप लिखने लिखा ना, वो आइडियल गैस इक्वेशन ही तो है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने यहां यूज किया ना, आइडियल गैस इक्वेशन। और दूसरी बात ये है, लास्ट वाली बात, क्या कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, तो इसलिए लिखेंगे इसको क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये चार कंडीशन देखोगे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है, ये चार कंडीशन आपको देखना है इसको इस्तेमाल करने से पहले। अब देखो, जैसे कि 1 से 2 जब अपन गए, 1 से 2 जब अपन गए, ठीक है, जब अपन 1 से 2 गए, तो ये टेम्परेचर जब कांस्टेंट था तब के लिए था ये वाला ग्राफ। लेकिन एडियाबैटिक जो ग्राफ होता है ना, वो थोड़ा स्टीपर होता है, मतलब उसमें चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। इसमें चढ़ना आसान है, इसमें चढ़ना मुश्किल है। एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये फॉर जब Q की वैल्यू 0 होती है, जो कि एडियाबैटिक के लिए होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस है वो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ का जो होता है ना पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम के ऊपर गामा चढ़ जाने से उसका जो कर्व होता है ना वो ज्यादा स्टीपर बन जाता है, मतलब उसमें चढ़ना मुश्किल होगा। इसमें चढ़ना आसान है, 2 से 1 जब जाओगे तो चढ़ना आसान है, इसमें जब 2 से 1 जाओगे चढ़ना मुश्किल है, ठीक है। अब चलो सीधे सीधे आइसोथर्मल को अब थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। जो अब बताने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज का लेक्चर, आज का 1.25 घंटे का लेक्चर आपका हो चुका है ऑलरेडी अभी तक, और इसके बाद एक और प्रोसेस आना है, वो छोटा सा प्रोसेस है, तो इसको मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर आपका सीधा सीधा अगर आप देखिए तो। अब मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि आज ही पूरा ये जो आपका लेक्चर है ये वाला, ये पार्ट पूरा खत्म हो जाना चाहिए, वर्क वाला, क्योंकि आपका आईसी इंजन का लेक्चर भी इसी के चलते रुका हुआ है ना, मेन बात ये है। देखो ये फिर से मैं ले रहा हूँ आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग डायग्राम यार। अब आप इसमें एक बात समझो कि अगर मैं इसके ऊपर
इसके ऊपर वेट बनाता हूँ, वेट, ठीक है, इसमें कुछ ऊपर वेट रखता हूँ, इसमें कुछ वेट रखता हूँ, और ये 1 है और ये 2 है। अब सपोज करो कि वेट 1 जो है हमारा रिमूव कर दिया हमने, तो ये जो पिस्टन है, जब आपने वेट 1 को रिमूव किया तो ये जो पिस्टन है ये थोड़ा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो अंदर की जो गैस होगी थोड़ी एक्सपैंड करेगी। तो पहले हमने देखो इस पूरे प्रोसेस को आप देखो, पहले हमने किया W1 को किया रिमूव, रिमूव किया, तो जाहिर सी बात है कि पिस्टन पिस्टन मूव अप, पिस्टन मूव अप, मतलब पिस्टन मूव अप, तो वेट ऊपर जा रहा है, मतलब वर्क, वर्क जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, गैस वर्क कर रहा है और वेट को ऊपर कर दे रहा है। आपने वेट को तो रिमूव किया, तो वेट जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गैस उसको ऊपर मूव करने की पहले से ही कोशिश कर रहा था, और आपने एक वेट को हटा दिया तो गैस को थोड़ा ऊपर कर ले जाएगा उसको, तो वेट 2 जो है ऊपर हो जाएगा। और जब वेट जब ऊपर हो जाता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखो ये वेट वेट रखा नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा आपका खेल क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए मैं देखो आप, तो गैस अंदर की क्योंकि अब पहले पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब गैस जो है आपकी एक्सपैंड करेगी, क्या करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि यार इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी ले रहे हो तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम V2 बढ़ेगा तभी ना आपका वर्क पॉजिटिव होगा, और वर्क पॉजिटिव है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है, और वर्क जो भी किया है गैस वो अपने टेम्परेचर से किया है, वर्क जो भी किया है गैस वो अपने इंटरनल एनर्जी से किया है। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली जो है आइडियल गैस केस में वो टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर से किया है। लेकिन आप ज्यादा ऑथेंटिक बोलो बात को, आप क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी से किया है, अपनी ताकत, अपनी अंदरूनी ताकत से उसने वेट को ऊपर किया है। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या है, गैस है, और गैस अपनी ताकत से वर्क को किया है। तो अब वो जब अपनी ताकत लाओगे थोड़ी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी कि नहीं होगी, थोड़ी एनर्जी जब लगा दोगे थोड़ी एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाने का मतलब ये टेम्परेचर कम हो जाना। लेकिन ये जो प्रोसेस हम इसको आइसोथर्मल रखना चाहते हैं, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो जब भी गैस एक्सपेंड होगा, जब भी गैस एक्सपेंड होगा तो उसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम हीट को सप्लाई करेंगे, हीट को सप्लाई करेंगे। जब भी गैस एक्सपेंड होगा तो Q जो है सप्लाई किया जाएगा, Q सप्लाई किया जाएगा, ताकि फाइनल रिजल्ट जो हमारा निकल के आएगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे। मतलब क्या कहना चाह रहे हो ये सबको समझो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बात को आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब पॉजिटिव वर्क होता है, मतलब जब वर्क वर्क डन बाय सिस्टम होता है ना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो क्या किया जाता है, हीट सप्लाई किया जाता है, मतलब क्यू भी जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सप्लाई को, हीट ट्रांसफर को हम पॉजिटिव लेते हैं और रिजेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो W भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है। लेकिन जब वर्क निगेटिव होता है, मतलब मान लो अगर वेट नीचे मूव कर रहा हो तो गैस को दबा देगा, गैस को दबा देगा, जब गैस को दबा देगा तो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ वर्क हमेशा निगेटिव होता है। तो जब वर्क निगेटिव हो जाएगा ना, तब हमें, क्योंकि दबाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंप्रेशन में टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है, तो जब गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाएंगे ना, जब मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ही तो टेम्परेचर होता है, रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव अगर एकदम रैंडमली होगा ना, उसमें मॉलिक्यूल्स में एकदम रैंडमली कोलाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
और मॉलिक्यूल्स अगर दूर हो जाएंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, क्योंकि कम कोलिजन होगा, और जब पास आएंगे तो एकदम धाए धाए एकदम मारना पीटना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब वर्क निगेटिव है आपका, तो क्यू भी आपका निगेटिव हो जाएगा। मतलब जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको हीट को रिजेक्शन कराना पड़ जाएगा। तो हीट रिजेक्शन करा रहे हो मतलब ये रिजेक्शन है, ठीक है, ये रिजेक्शन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्क जब पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब क्यू को सप्लाई करना है, क्यू को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और मैंने आपको समझा ही दिया है, गैस एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्यू को सप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, हमें प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाना है ना, इसलिए ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमको कुल मिला के। जब गैस को एक्सपेंड करा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है, हम चाहते हैं वो कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? हमको बाहर से टेम्परेचर देना पड़ जाएगा, मतलब हीट देंगे तो गर्म हो जाएगा, फिर से वो अपने पुराने टेम्परेचर में आ जाएगा। सॉरी। जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो कैसे रहेगा? उस जो पहले से जो गैस है उसका कुछ हीट बाहर निकाल दो, तो फिर से जो आपका टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा जिसमें पहले था। समझ रहे हो ना? हमको कुल मिला के टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और ऐसे ही रखा जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आपको ये याद रखना है मेरे भाई, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? अगर वर्क कर रहा है, मतलब वर्क जब पॉजिटिव है, मतलब वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये याद रखना एकदम। अब लिख देता हूं ना, क्योंकि जब मैं कल ग्राफ बनाऊंगा तब आप फिर देखोगे कि वो हीट पॉजिटिव हो रहा है कि हीट एक्सपेंड हो रहा है, ये आपको याद रखना है ना। देखो, जब वर्क पॉजिटिव है तो एक बात आपको याद रखना है, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है, मतलब यहां इस वाले केस में वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस वाले केस में वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप देखो वॉल्यूम जब बढ़ता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हीट सप्लाई किया जाता है, हीट सप्लाई किया जाता है, मतलब वो क्यू सप्लाई होता है जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो। आप ग्राफ में देखोगे आइसोथर्मल केस में जब आप ग्राफ देखोगे, देखो वॉल्यूम जब बढ़ रहा हो, क्या ग्राफ देखो आप, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये हीट सप्लाई है। और जब यही ग्राफ अगर ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे अगर यही ग्राफ ऐसे बना होता तो वॉल्यूम घट रहा होता, 1 से 2 की ओर जा रहा हो तो कंप्रेशन हो जाता है, 1 से 2 की ओर, लेकिन प्रेशर तो बढ़ेगा। लेकिन 1 से 2 प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। कंप्रेशन में तो यही होता है, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम घटता है। तो इसलिए हम ऊपर की ओर जाएंगे, जब कंप्रेशन बनाएंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, और कंप्रेशन में ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम घटाएंगे क्योंकि कंप्रेशन है, क्योंकि कंप्रेशन है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब आपका एक लास्ट है प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इतना अच्छे से इसको समझा दूंगा मैं और फिर इसको खत्म करते हैं। अच्छा, आज बहुत लंबा लेक्चर हो गया आपका, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि देखो चीजें ना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। लंबे लेक्चर से आप लोग को दिक्कत तो नहीं है ना? ये आप लोग ना कमेंट में बताना कि मुझे लंबे लेक्चर लेने से मना किया गया था। लास्ट प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक, ये सारी प्रोसेस का बाप है, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। आप लोग ये जरूर बताना कि लंबे लेक्चर से आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा ना यार। अगर मैं डेढ़ डेढ़ घंटे ले लूँ आपका तो आपको बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, मतलब अच्छा आप लोग चाह भी रहे हो अभी 30-30 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा यार, समझ रहे हो? फिर या 30 मिनट का 2 लेक्चर बना दूंगा, ये भी हो सकता है। 40-40 मिनट का 2 लेक्चर, वो सही है। लेकिन अगर ऐसे ही टॉपिक वाला चलेगा ना कि ये टॉपिक खत्म ही करना है, तो फिर वो तो यार खत्म करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा इसी तरीके से, मतलब लंबा ही लेक्चर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसको समझो यार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, इसको आप सीधे सबसे पहले लिखो, जहाँ आप ज़्यादा चेंजेस देख रहे हो, मेनी चेंजेस, जहाँ मेनी चेंजेस हो रहे हैं वो वहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। इसको
इसका इक्वेशन जो होता है पीवी का पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो n की वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली 1 टू गामा होती है, बेसिकली 1 टू गामा होती है, लेकिन ये जनरली होता है, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे। लेकिन n की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो सकती है मेरे भाई, उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है एक्चुअल, ये एक्चुअल है। आपसे अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए n की वैल्यू, एसएससी में 10 बार पूछ चुका है ये चीज़, n की वैल्यू क्या होती है, लोग 1 से गामा मार के आए होशियार लोग, ये होती है लेकिन आइडियल गैस में 1 टू गामा होती है। लेकिन अगर आइडियल गैस भी क्वेश्चन में लिखा हो और ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया हो, तो आपको यही मारना है, आप यही मानना है। आप कितने टाइप की गैस जानते हो, कुछ नहीं जानते आप, चुपचाप मारिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ज्यादातर अगर कुछ ना दिया हो, कुछ ना दिया हो, अगर न, कुछ ना दिया हो और आप क्वेश्चन में एन को इस्तेमाल करना हो और लिखा हो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो आपको एन की वैल्यू जो लेनी है ना, एन की वैल्यू, तो वहां पे आप लोगे 1.33, 1.3, इफ नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन, नथिंग इज। अब कभी कभी देखो क्या है ना, एक बार एसएससी में मतलब एसएससी में तो उनका जो मुंह मुंह खुला नहीं कि जो पूछ लिया जो मन में आया, एक बार पूछ लिया गया एसएससी में, आप क्वेश्चन देखना उसमें, एक बार पूछा क्या पता है, देखो पूछ रहा है कि पॉलीट्रॉपिक बताओ, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक आप बताओ कौन सा है, और ऑप्शन में क्या दिया है मालूम है, पीवी का पावर 1.4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर दिया है पीवी का पावर 1.2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे यार ये क्या नौटंकी है, लॉक हो गया क्या, लगे क्या क्या हो जाता है बताओ, यही सब ऑनलाइन लेक्चर में ये, पूरा घुसा गया पूरा, देख रहे हो, कमाल है यार, ऐसे ही तो टाइम वेस्ट होता है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया, पीवी का पावर 1.4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी का पावर 1.2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी का पावर 1.3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी का पावर 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब पूछा गया कि पॉलीट्रॉपिक कौन सा है, तो मेरे भाई एक्चुअल, मैं आपको बताया एक्चुअल में पॉलीट्रॉपिक की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पॉलीट्रॉपिक आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है, आइसोपिस्टिक भी हो सकता है, और आपका कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब सही है। और अगर देखा है सब सही है, लेकिन उन गधों ने ये आंसर दिया हुआ था, तो उस भावनाओं को आप समझो। मैंने बोला ना, जब कुछ नहीं दिया है तो आपको यही मानना है 1.3, मैंने कहा ना, जनरली यही लेते हैं। और आइडियल गैस जब दिया रहता है 1 टू गामा लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है, अगर कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है। अगर कुछ नहीं दिया है तो 1.3 लेना है। अगर आपसे ये पूछा है कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, तब हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मानना है। अगर वो नहीं दिया है ऑप्शन में, तब 1 से गामा मानना है। अब वो भी नहीं दिया है, तब आप देखना 1.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, किस एरिया में, कौन से इक्वेशन में, कौन से मतलब ऑप्शन में 1.3 लाई कर रहा है, ये देखना, ठीक है। क्योंकि आप लोग जनरल में ये सब चीजें उठपटांग पूछेगा ही, जनरल जी एकदम भाप पेपर होता है, जहां जनरल लिख दिया ना समझ लो पेपर कठिन हो गया। क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि दो दो कौड़ी का क्वेश्चन आएगा, और आता है ऐसा उठपटांग की टीचर लोग ही ना समझ में आए कि क्या है, तो स्टूडेंट लोग तो फिर बात ही छोड़ दो। तो ये हो गया आपका। अब देखो ये आप सोचोगे कि भाई, और वर्क डन जो वैसे ही निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, कुछ नया नहीं करना है आपको। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको अब यहाँ पे ये इस्तेमाल करना है, पीवी का पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1, ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ये वर्क है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने लिखवाया मैनी चेंजेस, इसका मतलब क्या है। चलो मान लो एक सूरज भगवान है, ये सूरज भगवान आपके, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक बलून, ले लो बलून, बलून में मान लो गैस है, ठीक है, ये आपका बलून है।
अब इसमें इसका प्रकाश इसमें पड़ रहा है, इसका प्रकाश इसमें पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है मतलब हीट भी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हीट ट्रांसफर हुआ होगा, तो मतलब हीट ट्रांसफर कुछ ना कुछ हुआ है। और गैस के प्रेशर में भी कुछ बदलाव तो हुआ ही होगा, टेम्परेचर भी बदला ही होगा, क्योंकि उसमें हीट पड़ रहा है तो जाहिर है तो उसको गैस को गर्म ही कर देगा, प्रेशर को बढ़ा ही देगा। और क्यू की वैल्यू, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा है, तो वर्क भी कुछ ना कुछ होगा। क्यों वर्क होगा? क्योंकि देखो जब गैस का मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बलून में जानते हो क्या बदलाव आएगा? बलून में ये बदलाव आएगा कि वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो है उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो बढ़ जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मेरे भाई बढ़ा है ना, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो बढ़ा है, ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो बढ़ा है आपका, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपका बढ़ा है, यही तो है डीवी, यही तो है डीवी। और जब ये बढ़ रहा होगा तब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको रोक रहा होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से उसको धक्का मार रहा हो, नहीं मत बढ़ो। जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, जब वो फूल रहा होगा और गुब्बारा और फूल रहा होगा, तो चारों तरफ से हवाओं ने जो प्रेशर बनाया है, जो वातावरण ने जो उसके ऊपर प्रेशर बनाया है कि भैया मत फूलो मत फूलो, लेकिन वो फूल रहा है, बोले नहीं हम फूलेंगे फूलेंगे फूलेंगे, ऐसा फूला। तो यही तो है, तो इसका वर्क क्या निकल के आएगा? इसका वर्क निकल के आएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस जो बदलाव हुआ है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही तो वर्क होता है। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी ये सब मत कर देना, यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम वही हमने किया है, पीडीवी डायरेक्टली हमें लगाया, हमने यहाँ ये नहीं देख। अब यहाँ ये देखो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा है, प्रेशर में बदलाव देखो, यहाँ कितने बदलाव हो रहे हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा है, प्रेशर में बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, वर्क डन में बदलाव हो रहा है। तो इसीलिए मेरे भाई ये आपका मैनी चेंजेस वाला जो भी प्रेशर होता है वो पॉलीट्रॉपिक होता है, मैनी चेंजेस वाला जो भी प्रोसेस होता है वो पॉलीट्रॉपिक होता है। तो आज आपका लेक्चर खत्म, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया आज का लेक्चर। मैंने पहले ही बोल दिया था कि 1.5 घंटे आज लगेंगे कम से कम, क्योंकि बड़ा लेक्चर है, पूरे टॉपिक को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा था ना कि इसको कवर ही कर खत्म ही कर दो ज़्यादा अच्छा है। तो आज आपका लेक्चर पूरी तरीके से खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और बस एंजॉय करिए। ओके बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, फिर मिलेंगे।